बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लैब हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास पर्सोनास की लैब। तो इस लैब में बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने पर्सोनास किस तरह से क्रिएट करने हैं। इस लैब के आउटकम्स में हमें ये पता चलेगा कि हमने जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी नीड फाइंडिंग टेक्निक्स के थ्रू, जैसे इंटरव्यूज होते हैं या फील्ड स्टडीज होती हैं या एथनोग्राफिक स्टडीज होती हैं, इन स्टडीज के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की थी उसको हमने क्रिटिकली किस तरह से व्यू करना है। उसको क्रिटिकली व्यू करके हम उस इंफॉर्मेशन से रियलिस्टिक पर्सोनास क्रिएट करते हैं, और इस क्रिएशन में हमने कौन सी चीजें ऐड करनी है और कौन सी चीजें हमने लीव आउट करनी है, ये हमें इस लैब में पता चलेगा। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो जो हम गैदर करते हैं ना, उस इंफॉर्मेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूजर की नीड्स एक्चुअली क्या है। जब हम नीड्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट में से फीचर्स और फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उन नीड्स को हम अपने सिस्टम के अंदर सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। तो हमारे पास यूजर्स की नीड गैदर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे पिछली लैब में हम लोगों ने यूजिबिलिटी टेस्टिंग देखी थी, आपने असाइनमेंट में इंटरव्यूइंग देखी थी। हम डिस्कशन कर सकते हैं यूजर के साथ, हम यूजर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और टेक्निक होती है हमारे पास, वो हमारे पास होता है पर्सोनास। तो पर्सोनास भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पर्सोनास जो होते हैं वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो हम इमेजिनरी करेक्टर एक बनाते हैं, एक आर्किटाइपल यूजर हमारे पास होता है, हमारी वेबसाइट का, हमारे प्रोडक्ट का, या हमारे पास जो इंट्रानेट प्रोजेक्ट है उसका। तो हमारे पास उन यूजर्स के गोल्स को और उनकी पर्सनल करेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पर्सोनास क्रिएट करते हैं। और पर्सोनास में यूजर्स की मोटिवेशन, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके गोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके बिहेवियर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स, तो हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास में कि हमारे पास जो पर्सोनास होते हैं वो एक्चुअली होते तो हमारे पास फिक्शियस करेक्टर्स ही हैं, हमने फिक्शनली बनाया हुआ होता है इनको। लेकिन ये एक्चुअल यूजर्स के नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा होता है कि हमारे जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो एक्चुअली किस तरह के होंगे। तो हम पर्सोनास इसलिए राइट करते हैं। और पर्सोनास राइट करने से जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमने ना रिसर्च डेटा को एनालाइज करना होता है। जो रिसर्च डेटा हमने कैरी आउट किया हुआ होता है ना, इंटरव्यूज के थ्रू या नीड फाइंडिंग टेक्निक्स के थ्रू, उसको हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करके हम उसके अंदर से एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने कोई ट्रैवल के लिए वेबसाइट बनानी है या आपने ट्रैवल के लिए कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो आपने जो भी डेटा गैदर किया होगा उसके अंदर से आपने पैटर्न्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो पैटर्न्स होते हैं उनमें आप जो भी यूजर्स होते हैं उन यूजर्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ यूजर्स जो होंगे वो प्राइस ड्रिवन होंगे, और कुछ यूजर्स जो हैं वो आपके पास क्वालिटी ड्रिवन होंगे। कुछ यूजर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करेंगे, कुछ इनफ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होंगे आपके पास। कुछ यूजर्स जो है ना वो प्रेफर करेंगे कि वो अपनी रिसर्च जो है वो खुद कैरी आउट करें, रादर देन वो किसी और से पूछें या सजेशंस लें कि हमें हॉलीडेज में कहाँ पे जाना चाहिए। या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, आप कोई इंटरनेट प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके अंदर आपके पास कोई एक यूजर ऐसा हो सकता है जिसको इंफॉर्मेशन फौरन से स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अंदर चाहिए हो। कोई आपके पास ऐसा यूजर हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसर्चिंग करनी पड़े, उसको बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड होगा। कोई यूजर्स जो हैं वो एज एन एक्सपर्ट यूजर एक्ट कर रहा होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट होता है डिसीजंस लेने के लिए, या रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, या सजेशंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर्स इसके अंदर से निकल सकते हैं। तो आप पैटर्न्स, जब आप यूजर्स आइडेंटिफाई करते हैं या जब आप रिसर्च डेटा को एनालाइज करते हैं, तो जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको क्लस्टर्स ऑफ बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स बता रहे होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई एक
डिफरेंट पर्सोना ये हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जो कि रिसर्चिंग में स्किल्ड है और वो बेहतर तौर पे लो प्राइसेस फाइंड आउट कर लेता है हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए। तो इस पर्सोना में जो मोटिवेशन आप ऐड कर सकते हैं वो मोटिवेशन उस पर्सन की ये हो सकती है, उस यूजर की ये मोटिवेशन हो सकती है कि उसने अपनी हॉलीडेज के लिए कॉस्ट को सेव करना है ताकि वो अपनी हॉलीडेज में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे ट्रैवल कर सके और वो सेव करे और जितनी ज़्यादा हॉलीडेज में वो जितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है उतना ज़्यादा वो ट्रैवल करे। जब आप क्लस्टर्स और डिफाइन कर लेते हैं क्लस्टर्स को एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स के, तो आप पर्सोनास की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास ये इंडिपेंडेंट ट्रैवलर है या ये बार्गेन हंटर है जिसे बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करनी आती है। जब आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी होती हैं पर्सोनास की। इसके अलावा आप आपके पास जो पर्सोना के नंबर्स होते हैं ना कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सोनास होने चाहिए, तो उसमें कोई आइडियल नंबर नहीं होता बल्कि ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो आप जितना ज़्यादा स्मॉल सेट रख सकते हैं पर्सोनास का उतना बेहतर होता है क्योंकि फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर और उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को मॉडिफाई करना, उसको कैरी आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो 4 से 5 पर्सोनास जो है वो किसी एक एवरेज टूल के लिए स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपके यूजर्स जो हैं, यूजर ग्रुप्स जो हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके अंदर कौन से हो सकते हैं। आपके पास जो 10 से ज़्यादा पर्सोनास अगर क्रिएट हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाती हैं कि इतने सारे यूज़र्स को आपने मैनेज करना है और इसमें कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पर्सोनास का जब भी नंबर आइडेंटिफाई करें, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सोना से आप यूज़र्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें। लेकिन आपके पास जितने ग्रुप ऑफ यूजर्स होते हैं उन ग्रुप ऑफ यूजर्स में से एटलीस्ट वन पर्सोना जरूर होना चाहिए जो कि उस ग्रुप ऑफ यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप पर्सोनास राइट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो एडिंग डिटेल्स होती है ना वो उसकी बिहेवियर को डिटरमिन कर रही होती हैं। तो आपने जितनी भी डिटेल्स उसके अंदर ऐड करनी होती हैं वो सारे रिसर्च डेटा से जनरेट होती हैं जो कि आपने पिछले फेज में कैरी आउट किया हुआ होता है। जैसे आपने यूजर की वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बताना होता है, आपने उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी स्किल्स के बारे में, उसकी डेमोग्राफिक्स के बारे में, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बताना होता है। तो आप पर्सोनास के साथ कोई नेम या कोई फोटो एसोसिएट कर सकते हैं। जेनेरिक पर्सोनास भी हो सकते हैं। जो आप बेसिक टिप्स फॉलो कर सकते हैं पर्सोनास को राइट करने के लिए वो ये हो सकती है कि आप कोशिश ये करें कि आपका पर्सोना जो है वो 1 पेज का या 2 पेज का इससे ज़्यादा वो एक्सटेंड ना करे ताकि फिर उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाए और उसको अंडरस्टैंड करने में आसान हो। इसके अलावा आपको पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होती हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स इसके अंदर ऐड नहीं करनी होती हैं। आपने पर्सोना के गोल्स भी इसके अंदर इंक्लूड करने होते हैं, इससे यूजर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि यूजर्स के एक्चुअली गोल्स हमारे पास क्या हैं। इसके अलावा आपने प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सोनास ऐड करने होते हैं। ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर्स होते हैं। तो आपका फोकस जो है ना वो प्राइमरी यूजर के ऊपर या प्राइमरी पर्सोना के ऊपर होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम प्राइमरी पर्सोनास जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। आप जब पर्सोना राइट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद रिव्यू वाली फेज आती है। रिव्यूइंग फेज में क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपने खुद से पहले चेक करना है कि आपने मैनेजेबल नंबर ऑफ पर्सोनास लिखे हैं। जो पर्सोनास आपने लिखे हैं उसमें कोई ऐसे 2 पर्सोनास तो नहीं है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं बिहेवियर्स में और गोल्स में, तो आप उसे मर्ज करके एक पर्सोना बना देते हैं। इसके अलावा जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आपको इसको किसी और बंदे से भी रिव्यू करवाना होता है कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई ऐसी चीज जो आपने उसके अंदर ऐड नहीं करनी थी आपने कर दी है या कोई ऐसी चीज जो उसके अंदर ऐड करने से रह गई है। तो ये आपके पास पर्सोनास में आपने अब कुछ लैब की एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म करनी है उसमें पहली एक्टिविटी ये है
कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि प्रॉपर्टीज के बिजनेस में डील करती है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि लोगों को प्रोवाइड करनी है सर्विसेज कि वो यहाँ पे आके प्रॉपर्टी सेल करें या बाय करें। और आपने इस वेबसाइट के लिए एक पर्सोना राइट करना है, जिसमें आपने किसी ऐसे यूजर के बारे में पर्सोना राइट करना है जो कि हाउस बाय करना चाह रहा है एक, लेकिन उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है बाइंग और सेलिंग का प्रॉपर्टी का। सेकंड जो आपके पास एक्टिविटी है, इसमें आप एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं। और इसमें जो अभी करंट सिस्टम वहाँ पे हॉस्पिटल में यूज होता है ना, वो मैनुअल सिस्टम है। तो इस मैनुअल सिस्टम में नर्सेज जो होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ें करते हुए, पेपर वर्क करते हुए। तो ये वाला जो टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है, उसको सेव करके हम किसी पॉजिटिव वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के लिए आपने जो सिस्टम बनाना है ना, उसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास डिफरेंट पेपर वर्क है, उसको आपने ऑनलाइन करवाना है। तो आपने ऑटोमेट करने के लिए एक ऐसी नर्स का पर्सोना राइट करना है जो कि पेपर वर्क कर रही है अभी, लेकिन अगर आप उस पेपर वर्क को ऑटोमेट कर देते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो उस नर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपकी थर्ड एक्टिविटी, ये थर्ड पर्सोना जो आपने राइट करना है, वो आपने ये राइट करना है कि आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है। उस सिक्योरिटी सिस्टम में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इस तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना है किसी के लिए जो कि गेट्स पे लगाया जा सकता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में गेट के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम लग जाए जिसमें जो भी बंदा उसके अंदर एंटर हो रहा है, वो उसको एंटर करने के लिए जब भी गेट ओपन करे, तो उस गेट को ओपन करने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म में वो फिंगरप्रिंट से रिकॉग्नाइज करवा दे या कार्ड स्वाइप कर ले और उस कार्ड के थ्रू जो है उस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए। तो आपने इन सारी सिचुएशंस को माइंड में रख के अपने पर्सोना लिखने हैं। और ये वाली जो एक्टिविटी है, इसमें आपने एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक पर्सोना राइट करना है कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो कार्ड उसका घर रह गया है, तो वो फिंगरप्रिंट के थ्रू सिस्टम के अंदर एंटर कैसे हो सकता है, या गेट के थ्रू यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से एंटर हो सकता है। ये आपकी लैब की एक्टिविटीज है। आपकी होम की एक्टिविटीज में आपने ये करना है कि आपने 3 पर्सोनाज राइट करने हैं उस प्रोजेक्ट के लिए जो कि आपने चूज किया हुआ है अपने कोर्स में। और ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड पर्सोना जो है, ये आपको सबमिट कराना है बाय द एंड ऑफ दिस वीक संडे को।